May I come in? Yes, come in. Good afternoon to the respected members of the board. Yes, please. Thank you so much. आप अपना नाम के अतिरिक्त अपने बारे में कुछ बताएं, अपना परिचय दें। मैं प्रतापगढ़ से हूँ और प्रयागराज में रहकर मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वर्ष 2021 में मैंने अपनी BLLB ऑनर्स लॉ डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद से मैं न्यायिक परीक्षाओं की प्रिपरेशन में प्रयासरत हूँ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। ये रीडिंग बुक्स ये आपकी अभिरुचि रही है, तो कैसी किताबें आप करती हैं पसंद? लिटरेचर या फिर और कुछ क्या? सर जनरली मैं सारे जॉनरास की किताबें पढ़ती हूँ और रिसेंटली अभी मैंने 1-2 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा, लॉ फील्ड में 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। जी सर। तो किस प्रकार के मामलों में आपकी अभिरुचि रही है? सर अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिमिनल मैटर्स और क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ने में ज़्यादा रुचि रहती है। और सिविल की तरफ? सिविल में सर कॉन्ट्रैक्ट पसंद है। कॉन्ट्रैक्ट? जी सर। अच्छा, तो सिविल और क्रिमिनल मैटर में अंतर क्या होता है? सर सिविल मैटर्स जनरली पार्टीज़ के राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात होती है। क्रिमिनल मैटर में हम क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करते हैं। क्रिमिनल मैटर में ऑफेंसेस से डील किया जाता है और यदि कोई ऑफेंस होता है तो कैसी प्रक्रिया होगी, कैसे FIR लॉन्च होगी, कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें। जबकि सिविल मैटर्स में पार्टीज़ की राइट्स और लाइबिलिटीज़ और इस तरीके के डिस्प्यूट्स रिलेटेड होते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दोनों में क्या होता है? सिविल में क्या होता है, क्रिमिनल में क्या होता है? सर सिविल मैटर्स में हम प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे डिपेंड करते हैं जब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात होती है, और जबकि क्रिमिनल मैटर्स में हमें प्रूफ करना होता है प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका अर्थ है कि कोई भी डाउट उसमें ना हो प्रोसिक्यूशन के अक्यूज्ड के अगेंस्ट। अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर प्रोसिक्यूशन केस फेल हो जाएगा। अभियुक्त और अपराधी में अंतर क्या होता है? जी सर। अभियुक्त कौन होता है, Yes, अपराधी sir, कौन होता है? सर अक्यूज्ड इज़ अ पर्सन जिसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए हों, और अपराधी जिसने कोई ऑफेंस किया हो सर, ऑफेंडर। यही सिर्फ अंतर है दोनों में? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ये बताइए कि आपकी नियुक्ति की अथॉरिटी कौन है यहाँ पर यूपी में? आप किसके द्वारा नियुक्त की जाएंगी? सर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। क्यों? जी सर। ऐसा क्यों? प्रावधान इसके लिए है कहीं? यस सर, CRPC में। कहाँ है? सॉरी सर, सेक्शन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। और अगर आप MP सिविल जज के लिए जब आप जाती हैं एग्ज़ाम देने, तो वहाँ तो हाई कोर्ट एग्ज़ाम आपका लेता है। जी सर। नियुक्ति आपका हाई कोर्ट करता है। जी सर। तो ये दोनों स्टेट में अंतर कहाँ से आ गया? यूपी में जी सर, राज्यपाल आपको देता है नियुक्ति पत्र, वहाँ पर आपको हाई कोर्ट में भी देता है। तो ये अंतर ये कहाँ से आ गया? क्या इसके लिए कहीं प्रोविज़न आपने पढ़ा है CRPC में? यस सर, एग्जैक्ट सेक्शन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। CRPC में जहाँ पर बात होती है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की, बट एग्जैक्ट सेक्शन नॉट एबल टू रिकॉल। मजिस्ट्रेट और जज में अंतर क्या होता है? सर मजिस्ट्रेट का अर्थ होता है दंडाधिकारी, जिसको अथॉरिटी हो पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने की, और जज वो होता है जो डिसीजन देता है किसी मैटर पे। तो डिसीजन तो वो भी वहाँ देता है। जी सर। मजिस्ट्रेट भी देता है। जी सर। तो फिर अपना अंतर कहाँ गया? रिकॉल नहीं है आपको? नहीं सर। एक केस बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो। आपने बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे जी सर, लॉ पढ़ते जी मैम। समय, और आपने अभी एक टर्म यूज़ किया था कि मैंने अपनी लॉ की डिग्री ली। जी। तो डिग्री LLB की थी कि लॉ की थी? LLB की थी। ओके, जी मैम। केस बताएं आप मुझे। मैम केसेस तो एक जो आपको बहुत पसंद आया हो, फेवरेट हो, मुझे एक जानना है, और जिसके बारे में आपको जानकारी हो। जिस मैम एक केस है क्रिमिनल लॉ का, विच इज़ नॉट माय फेवरेट, बट उसके फैक्ट्स काफ़ी मतलब प्रभावित सबसे ज़्यादा जिसने किया। डडले वर्सेस स्टीफन का केस है, नेसेसिटी का केस है IPC में। उस सेक्शन सेक्शन
सेक्शन 81 टॉक्स अबाउट नेसेसिटी, और इसमें कोर्ट का यही जजमेंट था कि किन केसेस में सेल्फ प्रिजर्वेशन का अर्थ क्या है, कि हम क्या उसके लिए हम दूसरे की जान ले सकते हैं या होमिसाइड कमिट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मैटर पे उसमें डिसीजन था। तो मुझे ये केस के फैक्ट्स काफ़ी इंट्रिगिंग लगे थे, बिकॉज ऐसा मतलब केस मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि ऐसे हीनियस क्राइम भी किए जा सकते हैं। महिलाओं से संबंधित अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक केस बताइए, क्या बताएंगे? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ क्या था राजस्थान। उसमें, हेल्ड ऑन किया था सुप्रीम कोर्ट? इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। Okay. जी कोई लॉ बना क्या उसकी वजह से? यस मैम। क्या? सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ईयर याद है आपको? मैम एज फार एज आई रिमेंबर द ईयर इज 2013। आई एम नॉट श्योर? श्योर अबाउट दिस मैम। ओके। भारत रत्न जी जिन महिलाओं को मिला है उनमें से आप 3 के नाम बता दीजिए। पहली कौन सी महिला है? जी मैम, सॉरी मैम, रिकॉल नहीं हो पा रहा। किसी एक महिला का नाम बता दे। इंदिरा गांधी। मिला था उनको? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। सचिन तेंदुलकर जी को मिला था? जी। महात्मा गांधी जी को? नॉट श्योर। नहीं मिला था। जी क्यों? सॉरी मैम। गीता पढ़ी है आपने? नो मैम। रामायण, नो मैम। महाभारत? मैम टेक्स्ट बुक में पढ़ा, हिंदी में श्लोक्स पढ़े हैं महाभारत के। जी रामायण और गीता के बारे में जानकारी है कुछ, सुना है कुछ? जी मैम। ओके। तो ये जो कोर्ट में ओथ ली जाती है, जी ये आपने सुना होगा कि गीता और रामायण पे रख के ली जाती है, यस। तो या कुरान पे या बाइबल जी पे। जी मैम। गीता पे ही रख के क्यों ली जाती है, महाभारत पे क्यों नहीं? मैम जहाँ तक मुझे ज्ञान है, क्योंकि गीता बहुत ही पायस एक किताब है हिंदू रिलीजन। कुरान पे रख के ली जाती है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, क्यों? बिकॉज सबसे सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है वो मुस्लिम रिलीजन की। तो क्या सिर्फ यही वजह है कि वो पायस है इस वजह से ओथ ली जाती है? मैम जहाँ तक तो मुझे क्या मतलब रामायण और महाभारत पायस नहीं है? मैम है, देन सुप्रीम अथॉरिटी जो होगी, जो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ रिलीजन माना जाता होगा ऐसा मैम तो उसको। क्या गीता को बेस्ट माना जाता है? नो मैम। ओके, रेप की डेफिनेशन बताइए। If a man has sexual intercourse with a woman even without her consent or against her will, and उसमें 7 explanation दिया गया है कि हस्बैंड कर सकता है? no मैम। श्योर? Exception if the wife is under the age of 16 years, then 16? I am confused about the age 16 or 18, but if the 16 तो कभी थी ही नहीं। अगर आपने 16 और 18 की बात की जी मैम, तो आप कंफ्यूज हो सकती हैं, तो 15 और 18 में हो सकती हैं। yes मैम। देन if the wife चलिए मैं आपको बताती हूँ, 2 केसेस हैं जब हस्बैंड रेप कर सकता है। अब कुछ याद आ रहा है आपको? दो कंडीशंस। जी मैम, फर्स्ट कंडीशन एज क्राइटेरिया होगा इफ द वाइफ इज अंडर द एज ऑफ 15 years। 15? ओके, नेक्स्ट। मैम 18? एंड मैम नेक्स्ट, आई एम सॉरी, ओके, नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट। ओके, जी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्या समझती हैं आप? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ है द पीपल हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। ओनली रिप्रेजेंट्स और इंटरमिडल्स? इंटरमेडल्स विद द स्टेट। ओके, सूट और सूट्स? यस मैम। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person, जहाँ पर वो ये अग्री करते हैं कि दे विल कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर सर्टेन प्रॉफिट, मॉनेटरी गेन्स, एंड ऑल ऑफ देम विल बाइंड ईच अदर। लाइक म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, एक अग्रीमेंट होगा टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। Okay, my last question is, what is Yes, ma'am. difference between strict liability and absolute liability? स्ट्रिक्ट मैम, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी
इज़ दैट वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस एक्सेप्टेबल हैं, बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी द कॉन्सेप्ट विच वाज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन कोर्ट्स, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सेप्शंस एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट केस है वो एब्सोल्युटली लाइबल होगा, भले ही उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस या और कुछ मिस्टेक ना रही हो। Give any case about absolute or strict liability? Strict liability, Raylands versus Fletcher, and absolute liability, the case of Bhopal gas leak tragedy. अच्छा चलिए ये बताइए कि एक लड़की और लड़का साथ में एलएलबी कर रहे हैं जी 10 साल से उनके रिलेशंस हैं, उनको जी। फ्रेंडशिप हुई है, आफ्टर दैट 10 इयर्स हो गए, फिजिकल रिलेशन में है, फिर लड़के ने शादी को मना कर दिया, तो लड़की बहुत परेशान है, दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था, लव था, फेयर था, अफेक्शन था, एंड उसके बाद उसने मना कर दिया। लड़की कह रही है कि इसने मेरे साथ रेप किया, जी। आप क्या कहेंगी? आपके सामने मामला आया। There was a case on this particular point. If the boy gives this promise कि I will marry you और उसके pretext पे लड़की agrees for sexual intercourse, then he can be made liable for rape. तो 10 इयर्स से Because कंसेंट तो लड़की ने दी नहीं। consent, yes ma'am. The consent was given on the condition that consent under mistake of fact? yes ma'am, it can be considered because she was under the impression that he would marry her. तो And क्या that- मतलब इसके लिए हमें परमिशन दे देनी चाहिए कि नैतिकता का उल्लंघन हर कोई लड़की से चाहे और वो मेजर है, लॉ की जानकार है जी। और उससे कहे कि हम शादी करेंगे, तो क्या उसे कंसेंट दे देनी चाहिए? ये क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है? Sorry ma'am. ओके सर। सामान्यतः देखा जाता है कि महिलाओं के लिए मतलब ये हमारा पर्सनल व्यूज नहीं है और बट फिर भी जैसा कि लोग कहते हैं कि उनके लिए शिक्षा विभाग ज़्यादा रुचिकर होता है, तो किन कारणों से होता है और अगर होता है तो आप उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दें? जी सर, ऐसा सर एक मान्यता बनी है कि लड़कियां हैं तो उनको शिक्षा में या टीचर्स की जॉब उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जाती है। सर ऐसा में भी जो सोसाइटी का सेटअप है और महिलाओं को हमेशा से लाइक एक नॉन कन्वेंशनल फील्ड में महिलाओं को देखना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एडवोकेट्स हो गए, और जबकि टीचर हो गई, गायनिक वगैरह एक महिला को एक्सेप्टेबल किया जा सकता है सोसाइटी में। और इस टाइप की जॉब जैसे जुडिशरी, एडवोकेट्स, पुलिस, ये थोड़ा नॉन कन्वेंशनल फील्ड मानी जाती है। बट मेरा ये मानना है कि सर ये जो नोशन है महिलाओं के रिगार्डिंग, ये उतना सही नहीं है। और मेरे लिए ये प्रोफेशन एज़ कम्पेयर टू जो टीचिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया और उसके बाद मेरी रुचि लॉ में बढ़ी, तो मैंने अपना सबसे पहला ऑप्शन ही सिविल जज रखा। तो सर मेरे लिए ऐसा कोई, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है महिलाओं पे। इस विभाग में आने के बाद जो है जी सर। आप महिलाओं के लिए आप कुछ क्या अलग करना चाहेंगे, क्या नवाचार करना चाहेंगे जो अभी तक आपको लगता है कि न्यायिक विभाग को करना चाहिए और कहीं कहीं मिस हो रहा है? जी सर, आई थिंक सर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू विमेन। ऐसे मुझे पर्सनली नॉलेज नहीं है सर कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की क्या सिचुएशन है एज़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट, बट जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर लाइक वॉशरूम्स की, टॉयलेट्स की उतनी कायदे की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है पर्सनल कि ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है एक नहीं, अब तो महिला हर जगह वैसी तो बात है ही नहीं। जी। आपने कभी ऐसा इस प्रकार की जगहों पर इस प्रकार की समस्या को देखा, महसूस किया? सर मैं एक बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर हम लोग लोक अदालत में गए थे, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था, और इस फील्ड को थोड़ा और पारदर्शी और थोड़ा मेल डोमिनेटेड कम बनाया जाए। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हाई कोर्ट्स में कि अगर मैं कुछ दूर चलूँ तो बहुत काफ़ी समय बाद मुझे एक महिला एडवोकेट देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा एजुकेशन की भी ज़रूरत है इस पर्टिकुलर। अब मुझे मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जी सर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और 1919 में जी सर। अंतर बताइए क्या था? सर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। क्या था सेपरेट? सॉरी सर, आई डोंट हैव द डिटेल नॉलेज अबाउट इट। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, जी सर।
कैसी रही, किनकी रही और किन किन आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया? सरोजनी नायडू जी, मैडम भिकाजी कामा और ऐसे कई महिलाएं थीं, और गांधी जी की। अच्छा, सरोजनी नायडू का आपने नाम लिया। जी सर। किस आंदोलन में उनकी महत्ता रही? सॉरी सर। ओके। और भिकाजी कामा जो है, इनकी भूमिका कहाँ पर रही? सर एज फार एज आई रिमेम्बर, सबसे पहले तिरंगा जो लहराया गया था एक आंदोलन के दौरान, तो उसमें भिकाजी कामा मैडम का बड़ा योगदान था। सर, आप 10वीं में आपके 92% नंबर है ना? कौन सा बोर्ड रहा है आपका? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड। 12वीं में भी 95% नंबर आए हैं आपके। कब आपने तय किया, अभी आप बता रही थी जी कि आपने तय किया था कि आपको सिविल जज बनना है, आपने तय किया था या आपके परिवार ने तय किया था? सर मेरा डिसीजन था। कब तय किया था आपने? सर जब मैं 12th में थी। जब आप 12th में थी तब आपने तय किया था कि पीसीएम आपको... था सर, उस वक्त मेरा पीसीएम था, लेकिन जब से और मैंने एक्सप्लोर किया फील्ड्स को, तो जो पीसीएम में मेरे पास जॉब ऑप्शन थे वो मुझे उतना फैसिनेट नहीं कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। देन आई स्टार्टेड, पहले से मेरा ये इंटेंशन था कि इधर आई विल गो इन द जुडिशियल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज। अच्छा, शुरुआत में आपका पढ़ने के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहा है स्टार्टिंग में, बचपन से? जी सर। अच्छा, आप कोई खेल वगैरह, खो खो वगैरह कभी खेली हैं? जी सर, बचपन में खेला है। बचपन में खेला है। बचपन के बाद आप 12th में या ग्रेजुएशन के टाइम पे लॉ करते समय आपने कोई खेल में कभी पार्टिसिपेट किया है? सर ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया, बट हाँ एक्टिवली लाइक फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, बट ऐसा कोई पार्टिसिपेशन नहीं। कितना % इन्वॉल्वमेंट रहा है? पढ़ाई के अलावा आपका अन्य चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है? ज़्यादा रहा है, कम रहा है, या बहुत ही कम रहा है? नहीं सर, रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, बट एक रीजनेबल। मुझे तो आपका पूरा का पूरा शुरू से लेके अब तक का जो ये पढ़ाई का है, रीडिंग बुक्स, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे नंबर, शुरू से ही आपने तय कर लिया था कि आप जज बनेंगी, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका परिवार और आप मिल के एक जज का पेड़ लगा रहे थे? जी सर, ऐसा नहीं है। ये डिसीजन जज बनने का और जुडिशियल सर्विसेज में आने का मेरा अपना था। इस पर मैंने विचार विमर्श किया अपने माता पिता के साथ, एंड उनको भी मेरा ये डिसीजन सही लगा। और बात रही सर लाइक और भी एक्टिविटीज़ में, तो मैं बराबर इन्वॉल्व। मतलब आपने पार्टिसिपेट किया है? मैं ये मानूं कि जज का पेड़ नहीं लगाया जा रहा था? जी सर। अच्छा। अंताक्षरी कंपटीशन एंड जो भी ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है। कौन सी ऐसी भाषा है जिस भाषा में अपने आप को आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं, हिंदी या अंग्रेजी? हिंदी। हिंदी में कंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पेटिशंस जो आपके समक्ष आएंगी जज बनने के बाद, जो प्योर अंग्रेजी में ड्राफ्टेड होंगी, बहुत सारे अधिवक्ता इस समय ऐसे हैं जो लोअर कोर्ट्स में भी अंग्रेजी में पेटिशन फाइल करते हैं, जी, है ना? जी। तो उससे आप कैसे अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगी जब आप कह रही हैं कि आपको सिर्फ हिंदी में अच्छा लग रहा है? सो व्हेन आई कंपेयर इंग्लिश टू हिंदी, तो मैं हिंदी प्रेफर करती हूँ, बट जहाँ पर बात आती है लीगल फील्ड की, तो बिकॉज मैंने अपना LLB BLLB ऑनर्स इंग्लिश से किया है, तो इंग्लिश इज़ like more comfortable for me with respect to my job. Otherwise I would prefer Hindi in general parlance. अच्छा जी। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप भविष्य में जज बनी जी और आपके कोर्ट में उस दिन 120 केसेस लगे हैं जी, और शाम हो जाती है, आपका उठने का समय हो जाता है और 20 केसेस बचे हुए हैं, तो आपका अप्रोच कैसा रहेगा कि ये 20 केस निपटा दिए जाएं या 20 केस कल देखेंगे? 4 बज गए, आपको उठना है जी। 20 केस नहीं, मान लीजिए 10 केस बचे हुए हैं, ठीक है, तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? सर मेरा अप्रोच ये रहेगा सर कि मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर, और फिर मैं उसको कोशिश करूँगी कि उसी दिन उन केसेस को निपटा दूँ। अच्छा, उसी दिन निपटाने के लिए कोशिश करेंगी, ठीक है। आप 2 घंटे लेट जाती हैं, मतलब 1 घंटे लेट आप घर पहुंची और आपके पति नाराज़ हो गए, आप रोज़ रोज़ 20 केस एक्स्ट्रा निपटा रही हैं, वहाँ घर पहुंच रही हैं, हस्बैंड आपके नाराज़ हो जा रहे हैं, परिवार में लड़ाई चल रही है इसके चक्कर में, आप कैसे मैनेज करेंगे इसको? सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी रिलेशन को, चाहे वो माता पिता, भाई बहन या स्पाउस का हो, बातचीत करके, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की फॉर दैट। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको अपनी बात समझाऊँ, और मैं उनको यही समझाऊँगी कि लड़ाई झगड़े से सिर्फ चीज़ें बेकार होती हैं, ख़राब होती हैं, और बातचीत करके ही इन सारी चीज़ों का समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, ठीक है।
अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बताया था कुछ बताते समय कि जब आप हाई कोर्ट में जाती हैं जी सर। तो आप 2 कदम चलती हैं तो आपको मेल अधिवक्ता दिखते हैं, ज़्यादातर जी दिखते हैं, सर। लेकिन फीमेल अधिवक्ता आपको नहीं दिखती हैं। तो भविष्य में मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे पैनल या किसी ऐसे कमीशन का मेंबर बनाया जाए जहां पर महिलाओं को जुडिशियल सिस्टम में लाने के लिए और महिलाओं को जुडिशियल सिस्टम में एम्पावर करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन देनी हो, आप क्या रिकमेंड करेंगी? सर मेरा रिकमेंडेशन ये होगा सर कि रूट लेवल से हम काम करें। ये जो प्रोसेस है एजुकेशन का, इसको एक्सेसिबल और अवेलेबल बनाया जाए। मेरा ऐसा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि महिलाओं के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बट उसको रिकॉग्नाइज वो खुद भी नहीं कर पाती और फिर समाज में भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। और ये ऐसी फील्ड है जुडिशरी की जहाँ पर बहुत ही आपका कॉन्शियंस लेवल भी काफ़ी हद तक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे लगता है महिलाओं के अंदर वो क्षमता होती है, एक मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी टू डील विद सच सिचुएशन। तो मेरा सबसे पहला यही रिकमेंडेशन होगा कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट दिस फील्ड एंड एवरीथिंग दैट दिस फील्ड हैज़ टू ऑफर। अच्छा, आप हाई कोर्ट जाती हैं? जी सर। कहाँ पर? हाई कोर्ट सर, आई एम वर्किंग एज अ लॉ ट्रेनी देयर। लॉ ट्रेनी है जी आप? सर। अच्छा, लॉ ट्रेनी में आपका कार्यकाल अभी 6 महीने का साथ बढ़ा दिया गया है, फिर से बढ़ा दिया गया है? जी जी। कितना इस समय वेतन मिल रहा है लॉ ट्रेनी में? 25,000। हाँ, कौन से माननीय जज क्या हैं आप? जस्टिस MC त्रिपाठी सर। त्रिपाठी सर क्या हैं? जी। तो लॉ ट्रेनी के रूप में आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा आपने वहाँ पर? सर लॉ अच्छा, कोर्ट रूम में आप बैठती हैं या जो है बाहर ही रहती हैं? सर वर्क रहता है, रिसर्च वर्क, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। नहीं, लॉ ट्रेनी की जो चेयर होती है कोर्ट रूम में, उस चेयर पे आप बैठती हैं? जी जी। लास्ट लास्ट ईयर जी सर, मैंने क्रिमिनल केसेस में लास्ट ईयर जब लॉर्डशिप की जो ज्यूरिसडिक्शन थी, रिट क्रिमिनल रिट थी, तो मैं केसेस देखती थी, ज़्यादातर बेल के केसेस, FIR के और 375, 73। अच्छा, बेल भी एंटीसिपेटरी बेल की कोर्ट में बैठी हैं कभी आप? जी सर। बैठी हैं, ठीक है। कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेबल नहीं है? अभी कुछ दिन पहले ही अमेंड हुआ है ये, जी सर, है ना? CRPC में यूपी अमेंडमेंट है ये। यूपी अमेंडमेंट। बताइए सर। एज फार एज आई रिमेंबर, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेबल नहीं होता, एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सॉरी सर। ठीक है सर। बेल के बारे में आपने बात किया, तो बेल कितने प्रकार की होती है? सर 3 प्रकार की, बेल इन बेलेबल केसेस, बेल इन नॉन बेलेबल केसेस एंड एंटिसिपेटरी बेल। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल में अथॉरिटी किसे रहती है बेल देने की? जी सर, बेलेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों को अथॉरिटी होती है, एंड नॉन बेलेबल केस में कोर्ट को अथॉरिटी होती है। सिर्फ उसमें कोर्ट को होती है? जी सर, कोर्ट ऑफ सेशन इन हाई कोर्ट। किसमें? नॉन बेलेबल में। कंफर्म आप हैं? जी सर। तो फिर इस ये 439 में क्या है? 439 में सर, सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा है एग्जैक्ट सेक्शन। अच्छा, इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल क्या है? इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल सर, एंटिसिपेटरी बेल विच इज़ ग्रांटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये किन मामलों में होते हैं? सॉरी सर, बेलेबल या नॉन बेलेबल? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। और कॉग्निजेंस या नॉन कॉग्निजेंस? सर इट डजंट डिस्क्रिमिनेट, दोनों में हो सकते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में। दोनों में हो सकते हैं? और मेन इसका क्राइटेरिया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। अच्छा, इसको जो भी फाइनल ऑर्डर देता है तो उसके लिए कितने दिन की सूचना लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को दिया जाना चाहिए? जी सर। सर एज फार एज आई रिमेंबर, it's 15 days notice to the 15 public days. prosecutor, yes sir. अच्छा, कस्टडी और अरेस्ट में क्या है अंतर दोनों में? Sir, arrest there is always custody, and in custody it does not mean कि वो arrest कस्टडी है। कितने प्रकार की होती है? Sir, judicial custody and police custody. सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या पुलिस कस्टडी दे सकता है? जी
नो सर, नहीं दे सकता? नो सर। अगर हाई कोर्ट उसे इम्पावर कर दे तो? तब दे सकते हैं सर। जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, ठीक थैंक यू है। सो मच। जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं कम, हाँ। थैंक यू। जो भी फीडबैक है मेरे अनुसार थोड़ा सा घबराहट है आपको। जी सर, ठीक है, जी। तो उस पर आप कंट्रोल करें और जाने से पहले अभिवादन करना। जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधारना है। ठीक सर। बाकी आपका नॉलेज ठीक है? ठीक है मैम, हाँ ठीक है। देखिए वही जैसा सर ने कहा, नर्वस हैं थोड़ी सी, तो कॉन्फिडेंस बना के रखिए, लास्ट तक बना के रखिए। बीच जी, बीच में जी। नॉर्मल हो रही हैं, बता रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको है जानकारी, मगर थोड़ा सा घबराई हुई हैं आप। लॉ रिवाइज करती रहिएगा। कब है आपका इंटरव्यू? 18 अगस्त। 18 अगस्त, ठीक है। केस पूछा जाए तो वुमेन रिलेटेड केस को प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि आप एक महिला हैं, जी मैम। है ना। डडले वगैरह छोड़िए, मतलब विशाखा गया मैम, के याद उस वक्त रिकॉल नहीं हो रहा था कोई केस। हाँ, तो मतलब ये ये- बना के रखिए कि ठीक, आपको महिला है और आपके सामने महिलाओं से संबंधित और मामले आने हैं, हाँ। तो आप दिखना चाहिए कि महिलाओं के प्रति ही ज़्यादा इसका रुझान है। ठीक है, फिर वुमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए, बेसिक, जैसे ओके। कुछ जजेस पता हो, मिनिस्टर्स पता हो। जी। पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है, पॉलिटिकल ठीक। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो मैंने पूछी थी आपसे, भारत रत्न वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें जान लीजिए। जी बाहर ना निकालिएगा, है ना, वो आपकी जी, टंग जी, सूखी और आदत, घबराहट का जी, ही जी। पार्ट माना जाता है। तो मेरे साइड से बाकी अच्छा, आप अच्छा कर ले जाएंगे। अभी आपका एक और होना है मॉक, और इन दिनों में भी आप प्रैक्टिस करती रहेंगी। ओके, आप अच्छा मैम। करेंगी और सिलेक्शन पास कर सकती हैं। थैंक यू मैम। बाकी संवैधानिक विकास पर थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दे लें। ओके। और ड्रेस भी बहुत ठीक है, बातचीत करने का तरीका भी, मतलब साड़ी आई वुड प्रेफर। हाँ। हाँ, ये तो आज कलर क्या रहेगा? लाइट क्रीम। ठीक है। हाँ, क्रीम उस पेस्ट। चीज़ को, और बाकी बातचीत भी आप ठीक कर रही हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, इस सबको बनाए रखिएगा। और एंट्री भी ठीक है, हाँ, कोई है ना, बढ़िया रहा आपका, बहुत शानदार एंट्री रहा। जब आप थैंक यू सर। उसको बना के सर रखें। मैम, हाउ विल आई ओवरकम दिस, लाइक वो कॉन्फिडेंस, वो फील हो रहा था मुझे भी कि हाँ, आवाज़ थोड़ा शिवर कर रही अपने है। घर में मिरर के सामने बोलिए, जोर जी। जोर से बोलिए, कोई डेफिनेशन खुद से ही पूछिए और बोलिए, और ये महसूस कीजिए कि मैं गूगल नहीं हूँ और मैंने मेंस क्लियर किया है। एक आपका विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। आपने पहले ही आप परीक्षा दे करके और सारी चीज़ें अभी यहाँ पर एक जी, सामान्य जी। वार्ता के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? दो ही चीज़। देखिए, क्यों घबरा रही हैं? मैक्सिमम आपका जो चांस होता है मेंस के रिजल्ट्स पे होता रिजल्ट पे, है। राइट। तो ये तो बातचीत है। आप अपना जी। बाकी परफॉर्मेंस देखिए, सब पे मार्क्स होंगे, इस पे मार्क्स, इस पे मार्क्स, इसके जी। मार्क्स, तो सबके मार्क्स ले लीजिए। नॉलेज थोड़ा अप डाउन, स्टूडेंट नॉलेज की वजह से घबराता है। जी। जो भी बात करिए शानदार अंदर से करिए। मतलब ये ना रहे ना कि अगर नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको क्या करना है कि अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, जिसका हो बेहतर हो, इस भाव से आप बेहतर हो, बात करेंगे तो ठीक है। नहीं अगर ये सोचेंगे कि अगर in case, ऐसा हुआ, जी जी, तो उसको result निकाल दीजिए पे। दिमाग से। बाकी बहुत अच्छे से आप सबको देखते हुए बात कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा हमें। और वही मैंने जैसा आपसे कहा, और नहीं आए तो सॉरी बोल दीजिए, Sorry। मतलब ये फील जी, करते जी। हुए कि मुझे मतलब नहीं रिग्रेट आए, फील करते ठीक हुए, हाँ। और बाकी गलत बताने की कोशिश मत करिए, Right। उनको ये न लगे कि मैं बरगला रही हूँ। जी जी। किताबों में जो आपका ये है नज़रिया, आप जी। कुछ स्पेसिफिक नज़रिया रखिए। सर ने आपसे पूछा था कौन सी किताबें आप जी, पढ़ना, जी, सर। सब सारी किताबें पढ़ना पसंद करती हैं, ऐसे नहीं, कुछ स्पेसिफिक आप Specific। बना लीजिए अपना, वही बताइए, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जानकारी। ठीक है। नॉलेज आपकी अच्छी है। हिंदी अंग्रेजी का जो सवाल था, हिंदी जी, अंग्रेजी सर। के सवाल में आप जो है बताइए कि हम दोनों भाषाओं में कंफर्टेबल हैं, दोनों भाषाओं में हम पढ़ लेते हैं, दोनों भाषाओं में हम लिख लेते हैं, ठीक है। और मुझे ये बात पहले से पता था कि मैं जुडिशियल सर्विस में जा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि दोनों भाषाओं, मेरे सामने दोनों भाषाओं का आना है, तो इसलिए मैंने अपने आप को उसके उपयुक्त बनाया है कि मैं दोनों भाषाओं में पिटीशन समझ सकती हूँ, डिलीवर कर सकती हूँ, जजमेंट लिखवा सकती हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत त्रुटियां हैं भी तो अभी मेरे पास समय है, मैं उन्हें दूर करूँगी। देखिए, नॉलेज से मत घबराइए, आप अपने आप को बिंदास बनाइए कि भाई हमें क्या करना है, कि हमें जो इंटरव्यू, मेरे जैसा एक आदमी बैठा होगा जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेगा, जो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि आपके हस्बैंड नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा जज का पेड़ लगाया जा रहा है आपके घर में, ठीक है, तो जज का पेड़ नहीं, आप कहिए कि मेरा इंटरेस्ट था जज बनने का,
मेरे परिवार वालों का भी इंटरेस्ट था जज बनने का। जज बनकर ना सिर्फ मैं अपने आप को एम्पावर करूंगी बल्कि समाज में भी एक अच्छा योगदान दूंगी, जी सर। है ना। और एज वेल एज ऐसा नहीं है कि मैंने बचपन में खेला नहीं। आप बोलो, खूब बोलो कि मैं खूब खेलने जाती थी, मैं पापा के साथ जाती थी, मैं यहाँ खेलने जाती थी, वहाँ खेलने जाती थी, बचपन में रहती थी, भाइयों के साथ खेलने जाती थी। मेरी तो लड़ाई भी हो जाती थी मेरे भाइयों के साथ खेलने में, क्यों हमको क्रिकेट खेलते थे हमको वहाँ खड़ा कर देते थे थर्ड मैन पे, मैं हमेशा बैटिंग करना चाहती थी सर। तो इस तरह की बातें बोलो ठीक, जैसे ठीक, खुश सर। हो जाए इंटरव्यूअर, ओके। है ना। तो इस तरह confidence वो की, देखना हाँ चाहिए, कॉन्फिडेंस में। ठीक, ठीक, ठीक। अब जैसे आप कुछ नहीं आ रहा है, राज्यपाल वाले में, नियुक्ति वाले में आपने घुमाया सर को, सर हमारे चेयरमैन सर को, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो है ना। रहा था। हाँ, गवर्नर की नियुक्ति में आपने घुमाइए मत, ठीक है। ठीक, नहीं आ रहा तो सीधा सॉरी। हाँ। सीधे सर। गीता वाले मैटर में, है ना, गीता वाले मैटर में मैम ने महाभारत गीता रामायण की बात की, ठीक है। तो उसमें भी आप बोलिए, गीता आप सही बता रही थी, कॉन्फिडेंटली आपको बताना चाहिए था कि देखिए हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं, हम सभी ग्रंथों को मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गीता का जो ऑब्जेक्टिव है और न्याय का जो उद्देश्य है, एक तरीके से दोनों मैच करता है ना, दोनों मैच करता है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं न्याय संगत हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में न्याय में वो रेलिवेंट है, प्रासंगिक हैं। और साथ साथ क्या करना चाहिए क्या हाँ, नहीं करना चाहिए बताया गया है। हाँ हर बताया गया है ना, subject में। तो जुडिशरी में वो रेलिवेंट है वो बातें।